साथियों नमस्कार, मैं अनिल तिवारी हिस्ट्री विद अनिल तिवारी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने इतिहास विषय की सीरीज को प्रारंभ किया है और इसका उद्देश्य ये है कि आपको अपनी परीक्षा में सफलता प्राप्त हो। तो हमने अभी शुरुआत में प्रारंभ किया है आधुनिक भारत। प्रतिदिन आपको वीडियो उपलब्ध होता रहेगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। देखिएगा, तो आधुनिक भारत में सबसे पहले एक शख्स का नाम याद रखना पड़ता है, औरंगजेब। किसका नाम? औरंगजेब का नाम याद रखना पड़ता है। आधुनिक भारत के प्रारंभ होने में एक शख्स का महत्वपूर्ण योगदान रहा, उसका नाम है औरंगजेब। आप देखिएगा, औरंगजेब का शासन 1658 से लेकर 1707 तक रहा है। औरंगजेब का शासन 1658 से लेकर 1658 से लेकर 1707 तक रहा है। इस बात को याद रखना है, यानी 1658 से 1707 तक। इसके बारे में अगर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो कहते हैं इसने 2 बार राज्याभिषेक करवाया। इसने दो बार अपना राज्याभिषेक करवाया। कितनी बार राज्याभिषेक करवाया? 2 बार इसका राज्याभिषेक हुआ। एक बार सामूगढ़ के युद्ध के बाद और एक बार देवरिया के युद्ध के बाद इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। इस चीज को आपको याद रखना है। औरंगजेब दूसरा ऐसा मुगल बादशाह है जिसने सबसे ज्यादा समय तक दिल्ली में राज किया है, यानी भारत में राज किया है। पहले नंबर पर अकबर है, सबसे ज्यादा समय तक राज करने वाले मुगल बादशाह हैं। ये दूसरे नंबर पर है। तो इन्होंने दूसरे नंबर पर सर्वाधिक शासन किया है। किसने सर्वाधिक शासन किया है? दूसरे नंबर पर औरंगजेब ने। पहले नंबर पर अकबर है। इस चीज को आपको याद रखना है। औरंगजेब को जिंदा पीर कहते हैं, आलमगीर कहते हैं और इसे फकीर मुगल बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। फकीर मुगल बादशाह के नाम से जाना जाता है। आप सोच रहे होंगे कि औरंगजेब का क्यों बता रहे हैं, हमें तो आधुनिक भारत पढ़ना है, थोड़ी जानना पड़ेगा इनके बारे में। कभी भी इसने नशा का सेवन नहीं किया है। इस बात को, ऐसा एकमात्र मुगल बादशाह है जिसने किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं किया है। उसका नाम क्या है? औरंगजेब है। इसके बाद अगर देखें, इतने नामों से इसको जाना गया है। इसका देहांत मार्च सही डेट लिखना है तो 3 मार्च 1707 को इसका देहांत हो गया। औरंगजेब का देहांत हो गया। कब हो गया? 3 मार्च 1707 को। और इसका मकबरा जो है, इसका मकबरा खुलदाबाद में बना है। मकबरा कहाँ है? खुलदाबाद। और खुलदाबाद कहाँ पड़ता है? औरंगाबाद में। और ये कहाँ का स्थान है? तो ये महाराष्ट्र का स्थान है। महाराष्ट्र में एकमात्र मुगल बादशाह है जिसका मकबरा दक्षिण भारत में है। उसका नाम क्या है? औरंगजेब है। एकमात्र मुगल बादशाह है। साउथ इंडिया में महाराष्ट्र पड़ता है और स्थान है खुलदाबाद। एक संत है, कहते हैं इनकी बीवी का मकबरा, यानी इनकी पत्नी का मकबरा, जिन्हें रबिया बीवी कहते हैं या रबिया उद्दौरानी कहते हैं, उनका मकबरा भी महाराष्ट्र में है। उसी परिसर में, यानी उस मकबरे बीबी के मकबरा की परिसर में ही इनका मकबरा बना हुआ है। किनका मकबरा? औरंगजेब का। इस बात को, इनका विवाह फारस के शाह के राजघराने में हुआ था और फारस के शासक शिया धर्म को मानते हैं, जबकि ये सुन्नी था कट्टर, इसलिए इसका नाम है जिंदा पीर। इसका? औरंगजेब का। देखिएगा, खुलदाबाद महाराष्ट्र, औरंगाबाद में इनका मकबरा है। 3 मार्च 1707 को देहांत हो गया। कहते हैं जब भी किसी देश के लीडर का देहांत होता है, और उस समय तो राजतंत्र था, आप एक अंदाजा लगाइए, परिवार का सबसे बड़ा सदस्य, अगर किसी के परिवार का भी बड़ा सदस्य, भगवान ना करे ऐसा हो, अगर इंतकाल हो जाए, अभी मुस्लिम भाषा में बोलेंगे देहांत हो जाए, तो आप देखिएगा कि वहां पर स्थितियां कैसे बनती है। घर में, गृह क्षेत्र में,
ठीक है, और इसका फायदा पड़ोसी किस प्रकार उठाते हैं, इस चीज को भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। तो कहते हैं इसके देहांत ने, किसके देहांत ने, औरंगजेब के देहांत ने भारत में सिविल वार, सिविल वार का मतलब होता है गृह युद्ध को संभव बना दिया, और गृह युद्ध हुआ और विखंडित राजनीति प्रारंभ हो गई। कैसी राजनीति? विखंडित राजनीति प्रारंभ हो गई। कौन सी राजनीति प्रारंभ हो गई? विखंडित, बंटवारा होने लगा। अलग अलग छोटे छोटे फ्यूड, सामंत अपने आप को स्वतंत्र राजा के रूप में स्थापित करने लगे औरंगजेब की मौत के बाद। जब सभी दिल्ली के अधीन है, औरंगजेब के अधीन है, और औरंगजेब की मौत के बाद, देहांत के बाद छोटे छोटे राजाओं ने कहा कि अब हम उसके अधीन नहीं रहेंगे, हम अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते हैं। तो उसी को कहते हैं विखंडित राजनीति। राजनीति बढ़ गई, अलग अलग छोटे छोटे रजवाड़े बन गए, इसीलिए विखंडित राजनीति और सिविल वार, गृह युद्ध कैसा? कहते हैं औरंगजेब की मौत के बाद इनके 3 पुत्रों में, कितने पुत्रों में? 3 पुत्रों में संघर्ष प्रारंभ हो गया। तो देखो संघर्ष प्रारंभ हुआ यानी कि गृह युद्ध, गद्दी के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ। मुअज्जम, आजम, कामबख्श, ये 3 पुत्र हैं। मुअज्जम, आजम और कामबख्श, इन तीनों में गद्दी के लिए संघर्ष हुआ यानी गृह युद्ध हुआ, सिविल वार हुआ। अंततः इसमें मुअज्जम जीता और उत्तरवर्ती पहला मुगल बादशाह मुअज्जम बनता है, जिसको बहादुर शाह प्रथम कहते हैं, साहिब खबर कहते हैं। हम हमेशा कहते हैं देश के लीडर का अगर देहांत हो गया, माना कि वर्तमान में जो देश के प्रधानमंत्री उनका देहांत हो जाए, तो आप देखिएगा यूपी के योगी बाबा कहेंगे हमें प्रधानमंत्री बनना है, राजनाथ सिंह कहेंगे नहीं हम 2 नंबर के लीडर है, हम बनेंगे प्रधानमंत्री, अमित शाह जो चाणक्य कहे जाते हैं गुजराती बाबू, वो कहेंगे हमें बनना है प्रधानमंत्री। तो यानी खींचातानी मचेगी गद्दी में, उसको कहते हैं गृह युद्ध, सिविल वार बोलते हैं। ऐसा ही यहां पर हुआ। आप सोचो इंदिरा गांधी का जब देहांत हुआ तो उनकी पार्टी में भी गृह युद्ध चला होगा गद्दी के लिए, कि गद्दी कैसे प्राप्त हो, उसको सिविल वार या गृह युद्ध कहते हैं। अब देखिएगा विखंडित राजनीति का दौर प्रारंभ हो गया। विखंडित राजनीति का मतलब है 18वीं सदी के नए स्वतंत्र राज्य बन गए। कौन से? 18वीं सदी के नए स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हो गया। यानी राजनीति क्या होगी? अब अखंडित नहीं, एक नहीं है, इंटीग्रिटी नहीं है, विखंडित है, बट गई है, छोटे छोटे रजवाड़े बन गए। तो कौन कौन से 18वीं सदी के नए स्वतंत्र राज्यों में आए? देखिएगा, पहला बंगाल अलग हो गया दिल्ली से, बोले हम तो भैया स्वतंत्र राजा होंगे, बंगाल हो गया। फिर देखें दूसरा हैदराबाद, दूसरा कौन? हैदराबाद, दूसरा कौन? हैदराबाद। तीसरा कौन? मैसूर, तीसरा कौन? मैसूर, तीसरा कौन? मैसूर। चौथा कौन? अवध, चौथा कौन? अवध। पांचवा कौन? भरतपुर के जाट, पांचवा। छठवां कौन? रोहेलखंड, छठवां कौन? रोहेलखंड, छठवां कौन बन गया? रोहेलखंड बन गया, बुंदेलखंड बन गया। केरल हो गया, केरल। छोटे छोटे रजवाड़े बन गए और इन्होंने केंद्रीय सत्ता से अपने आप को अलग कर लिया। बोले भैया अब नहीं है औरंगजेब, कोई ताकतवर लीडर नहीं है, तो अपने आप को अलग अलग स्वतंत्र लीडर के रूप में अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में उन्होंने अपने आप को सर्वे सर्वा घोषित कर दिया। उसी को कहते हैं विखंडित राजनीति हो गई। तो पूछ सकता है यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में, क्या औरंगजेब की मौत ने भारत में सिविल वार और विखंडित राजनीति को जन्म दिया? समीक्षा कीजिए, यही लिखना है सब। सिविल वार कैसे हैं? मुअज्जम, आजम और कामबख्श जो 3 पुत्र हैं औरंगजेब के, वो कह रहे हैं हमको सिंहासन प्राप्त। तो इनमें लड़ाइयां लड़ी गई तीनों में। अंततः इनमें कौन जीता? मुअज्जम। तो उत्तरवर्ती का पहला मुगल बादशाह है बहादुर शाह प्रथम, साहिब खबर, उसी का नाम मुअज्जम। और 18वीं सदी के स्वतंत्र राज्य बंगाल, हैदराबाद, मैसूर, अवध, भरतपुर के जाट, रोहेलखंड, केरल, ये अलग अलग छोटे छोटे राज्य बन गए। यानी दिल्ली से अपने आप को स्वतंत्र कर लिया कि बोले हम तुम्हारे अधीन नहीं, अब हम अपने आप के अलग राजा हैं, उनकी नियमों को नहीं मानेंगे, हम अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने नियम को स्थापित करेंगे। ये स्थिति बनती है जब देश का
या परिवार का मुखिया का देहांत होता है। हल्के में मत लीजिए इस चीज को, बहुत बड़ी चीज होती है, इस बात को याद रखना है। तो देखिएगा, सबसे पहले बंगाल का स्वतंत्र राज्य के रूप में संस्थापक मुर्शिद कुली खां। कौन है? मुर्शिद कुली खां को बंगाल का स्वतंत्र राज्य के रूप में संस्थापक कहते हैं, मुर्शिद कुली खां को। हैदराबाद का निजाम उल मुल्क जिसको चिन किलिच खां भी कहते हैं, हैदराबाद का स्वतंत्र राज्य के रूप में संस्थापक। मैसूर का स्वतंत्र राज्य के रूप में संस्थापक हैदर अली, बाद में टीपू सुल्तान बनता है, हैदर अली। अवध का सआदत खां, अवध का कौन है? सआदत खां स्वतंत्र राज्य के रूप में संस्थापक, जिसे बुरहान उल मुल्क कहते हैं। सआदत खां को ही क्या बोलते हैं? बुरहान उल मुल्क कहते हैं। क्या कहते हैं? बुरहान उल मुल्क कहते हैं। भरतपुर के जाट चूड़ामन और बदन सिंह और चूड़ामन। रोहेलखंड मोहम्मद अली रोहेला, क्या बोलते हैं? मोहम्मद अली रोहेला बोलते हैं। केरल मार्तंड वर्मा, ये स्वतंत्र राज्य के रूप में संस्थापक है। तो इतने स्वतंत्र राज्य के रूप में संस्थापक हुए, इसका मतलब है राजनीति विखंडित हो गई, बंटवारे की राजनीति, अपने अपने को अलग अलग लीडर घोषित कर दिया इन लोगों ने। बंगाल में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक मुर्शिद कुली खां, हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक निजाम उल मुल्क चिन किलिच खां, मैसूर का स्वतंत्र राज्य के रूप में संस्थापक हैदर अली, अवध का स्वतंत्र राज्य के रूप में संस्थापक सआदत खां बुरहान उल मुल्क, भरतपुर के जाट वंश का संस्थापक बदन सिंह और चूड़ामन। इसमें प्रमुख था सूरजमल को जाटों का अफलातून या प्लेटो बोलते हैं। किसको? देखो, सूरजमल को जाटों का, भरतपुर के जाट है, जाटों का अफलातून या प्लेटो कहते हैं। जाटों का अफलातून या प्लेटो कहते हैं। किसको? सूरजमल को। यह भरतपुर के जाट वंश का राजा है, प्रमुख राजा है। ठीक है। तो हैदराबाद का पूछे तो निजाम उल मुल्क चिन किलिच खां, बंगाल का पूछे तो मुर्शिद कुली खां, मैसूर का पूछे तो हैदर अली, अवध का पूछे तो शहादत खां, भरतपुर के जाट तो बदन सिंह चूड़ामन, रोहेलखंड मोहम्मद अली रोहेला, केरल का मार्तंड वर्मा, कर्नाटक का भी है शहादत उल्ला खां। अगर याद रखना है तो देखिएगा, कर्नाटक का स्वतंत्र राज्य, क्योंकि मैसूर को ही, जो पहले का मैसूर था वो आज का कर्नाटक है, इसलिए कर्नाटक को अलग से नहीं कोई टीचर बताता है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कर्नाटक का स्वतंत्र राज्य के रूप में संस्थापक शहादत उल्ला खां। इस बात को आपको प्रिय दोस्तों याद रखना है। तो बताओ आप, औरंगजेब की देहांत ने या औरंगजेब की मौत ने कैसे विखंडित राजनीति का दौर प्रारंभ कर दिया? ये यहाँ पर विखंडित राजनीति है। अलग अलग छोटे छोटे राजाओं ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। बंगाल में मुर्शिद कुली खां, हैदराबाद में निजाम उल मुल्क, मैसूर में हैदर अली, अवध में शहादत खां, भरतपुर में बदन सिंह और चूड़ामन, रोहेल में मोहम्मद अली रोहेला, केरल में मार्तंड वर्मा और कर्नाटक में शहादत उल्ला खां। सिविल वार की स्थिति में मुअज्जम, आजम और काम बख्श तीनों पुत्रों के बीच गद्दी के लिए संघर्ष किसने लड़ा? औरंगजेब की मौत के बाद, जिसमें अंततः कौन जीता? मुअज्जम जीता। तो अब हम आपको विखंडित राजनीति में ये सभी राज्य पढ़ाने वाले हैं आगे, यही आधुनिक भारत है। ठीक। और ये सिविल वार, सबसे पहले हम आपको उत्तरवर्ती मुगल बादशाहों को पढ़ाएंगे। औरंगजेब के बाद के राजा, 11 राजा जो हुए उनके बारे में देख लो थोड़ी सा, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो देख रहे हो। ठीक है। देखो, अपने पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन आप लोग अगर अच्छे से सुनेंगे तो चीजें आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आने वाली है। ठीक है, देखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, थोड़ी सा इस पर अपन चर्चा कर लेते हैं। औरंगजेब की कब्र किस संत के नजदीक बनी है? अगर किसी को जवाब पता हो तो बता सकते हैं।
औरंगजेब की कब्र किस संत के नजदीक बनी है? और खुल्दाबाद में जो बनी है, यानी उसका मकबरा किस संत के मकबरे के पास बना है? एक चिश्ती संप्रदाय का संत है, उसके पास बना है, जो इसका गुरु भी मान सकते हैं अपने हिसाब से। ऐसे है इसका गुरु लतीफ है, ठीक है, लेकिन एक संत के नजदीक बना है। चलो पता चल जाएगा। देखो यहां पर बताइए, औरंगजेब की कब्र किस संत के पास है बनी है? औरंगजेब की कब्र किसके नजदीक बनी है? तो वहरानुद्दीन गरीब नवाब के नजदीक बनी है। इन संत के चिश्ती संप्रदाय को मानने वाले हैं, चिश्ती संत है। ठीक, अब देखो आगे चलते हैं। पढ़ना क्या है हमें आधुनिक भारत में? सबसे पहले हमें पढ़ना है उत्तरवर्ती मुगल बादशाह। इनको आपको देखना है औरंगजेब के बाद के। देखो सबसे पहले कौन हुआ? बहादुर शाह प्रथम, जिसको मुअज्जम कहते हैं, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, रफी-उद-दौला, मोहम्मद शाह रंगीला के बाद अहमद शाह बहादुर, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय, जो अंतिम मुगल बादशाह है। इनके बारे में हमें एक एक करके सबके बारे में पढ़ना है। यही आपका आधुनिक भारत है। तो देखो अब सबसे पहला कौन है? बहादुर शाह। अभी हमने एक लाइन से बताया है आपको, बहादुर शाह प्रथम, मुअज्जम बोलते हैं इनको, ठीक है। दूसरे कौन है? जहांदार शाह, लंपट मूर्ख है ये, जहांदार शाह। तीसरा फर्रुखसियर। अगला रफी-उद-दर्जात, रफी-उद-दौला। अगला मोहम्मद शाह। अगला अहमद शाह बहादुर। अहमद शाह बहादुर। अगला अहमद शाह बहादुर के बाद आलमगीर द्वितीय। अगला शाह आलम द्वितीय। अगला अकबर द्वितीय। अगला बहादुर शाह द्वितीय। देखो इनके साल भी याद करना हो तो क्रम पूछता है आमतौर पर एग्जाम्स में कि उत्तरवर्ती मुगलों का सही क्रम क्या है, 4 ऑप्शन लिख देगा, पूछेगा क्रम। तो देखो बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, रफी-उद-दर्जात, रफी-उद-दौला, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह बहादुर, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। देखो बहादुर शाह प्रथम ने कब से कब तक? 1707 में औरंगजेब चला गया तो 7 से शुरू होगा, 1707 से लेकर 1712 तक मुगल बादशाह। जहांदार शाह 1712 से लेकर 1713 तक, फर्रुखसियर 1713 से लेकर 1719 तक, ठीक है। 2 महीने और 2.5 महीने, 2 महीने और 2.5 महीने के लिए ये बने थे। तो इनमें 1719 ही लिखो और इसमें भी 1719 ही लिखो। एक 2 महीने रहा, एक 2.5 महीने रहा, ठीक है। मोहम्मद शाह कब से कब तक रहा? 1719 से लेकर 1748 तक, ठीक है। और अहमद शाह बहादुर कब से कब तक रहा? 1748 से लेकर 1754 तक, ठीक है, याद रखना है। ये कब से कब तक रहा? 1754 से लेकर 1759 तक, ठीक है। अगला 1759 से लेकर 1806 तक, ठीक है। अकबर द्वितीय 1806 से लेकर 1837 तक रहा और अंतिम 1837 से लेकर 1857 तक मुगल बादशाह रहा। अंतिम मुगल बादशाह कौन है? बहादुर शाह द्वितीय या जफर। अब इनके एक एक निक नेम लिख लो, उपनाम क्या क्या है। देखो बहादुर शाह प्रथम को ये कहा जाता है, ये सब कमजोर शासक है, ये सुरा और सुंदरिये पर ध्यान देने वाले मुगल बादशाह है।
इसलिए अब मुगलों की सत्ता कमजोर पड़ी, और सत्ता कमजोर पड़ी के तो धाराशाही हो जाएगी। ठीक है, तो बहादुर शाह प्रथम, इसको क्या बोलते हैं, इसको मुअज्जम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मुअज्जम, मुअज्जम बोलते हैं। और इसी का नाम होता है साहिब-ए-खबर, साहिब-ए-खबर, इसी को साहिब-ए-खबर, कोई पता नहीं रहता था, साहिब-ए-खबर। अब नाम ही देखो, नाम से आप पता लगा पाएंगे कि ये कितने अयोग्य मुगल बादशाह थे, अयोग्य उत्तरवर्ती मुगल बादशाहों के दौर में, जहां सुरा और सुंदरी पर ही ध्यान दिया जाता है। इस बात को याद रखना। जैसे हमने आपको एक कहानी कभी पढ़ाई होगी, नहीं तो पढ़ाएंगे, मोहम्मद शाह रंगीला नग्न अवस्था में दरबार में चला जाता था और ये तक कहता था कि अगर हम नग्न अवस्था में दरबार में हैं तो सभी दरबारी नग्न अवस्था में रहेंगे। ये हम नहीं बोल रहे हैं भैया, ये जियाउद्दीन वर्नी की पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही बोल रही है, उसमें स्पष्ट लिखा है। और एक दिल्ली सल्तनत में एक मुगल बादशाह हुआ था, मुबारक साहिब खिलजी, जो सुल्तान था, वो भी नग्न अवस्था में आता था, लेकिन वो ये नहीं कहता था कि हम नग्न अवस्था में तो सब नग्न अवस्था में होंगे। लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला तो इतना रंगीला था, नाम ही रंगीला है, कि अगर हम आए नग्न अवस्था में दरबार में तो दरबार के सभी दरबारी नग्न अवस्था में रहेंगे। ये मोहम्मद शाह रंगीला, इसलिए तो कहते हैं ये सुरा और सुंदरी पर भी ध्यान देते थे, इसलिए ये कमजोर मुगल बादशाह है। औरंगजेब के बाद मुगलों की सत्ता अत्यधिक कमजोर पड़ गई। ठीक, तो देखिएगा, तो अगला देखें, जहांदार साहब को क्या बोलते हैं, लंपट मूर्ख बोलते हैं, इनका उपनाम है लंपट मूर्ख। बताओ किसको लंपट मूर्ख बोलते हैं, जहांदार साहब को लंपट मूर्ख के नाम से जाने जाते हैं। बहादुर साहब प्रथम साहिब-ए-खबर, जहांदार साहब लंपट मूर्ख। फर्रुखसियर को मुगलों का घृणित कायर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुगलों का घृणित कायर, मुगलों का घृणित कायर बोलते हैं। किसको बोलते हैं, इन भाई साहब का एक अंग्रेज वेलिंगटन ने इलाज कर दिया, इतने मोह खुश हो गए, ये अमरीशपुरी के डायलॉग जैसे, इतने खुश हो गए कि इन्होंने फरमान जारी कर दिया अंग्रेजों को कि जाओ आप जितना व्यापार करना चाहो करो, अपनी मुद्राएं ढालो, अपने हिसाब से व्यापार करो। ये थे, इसलिए मुगलों के घृणित कायर कहलाते हैं। रफीउद्दौला शाहजहां द्वितीय भी इसको बोलते हैं, और रफीउद्दौला सबसे कम समय तक शासक रहे मुगलों में। मोहम्मद शाह को कहते हैं रंगीला। ये भाई साहब कहते थे अगर हम दरबार में नग्न अवस्था में आए तो सभी दरबारी नग्न अवस्था में रहेंगे, इनका आदेश होता था। ठीक है, ये मोहम्मद शाह रंगीला वही है जिनके समय एक विदेशी आक्रांता नादिर शाह है हमारे यहाँ का तख्त ए ताऊस ले गया था। क्या ले गया था, तख्त ए ताऊस, जिसे मयूर सिंहासन बोलते हैं, जिस पर सबसे पहले शाहजहां बैठा था। ठीक है, तो इसी के समय भारत से तख्त ए ताऊस और कोहिनूर हीरा पुनः अफगानिस्तान चला गया था। फिर अफगानिस्तान से फिर आएगा, फिर चला जाएगा लंदन। कोहिनूर की कहानी आपको पढ़ाएंगे कभी। तो मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से अहमद शाह बहादुर, कुछ नहीं, बस अहमद शाह बहादुर याद रखना है। आलमगीर द्वितीय, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, अभी हम बताएंगे क्या क्या घटना है, सबको पढ़ना है उत्तरवर्ती 11 की 11 मुगल बादशाह। औरंगजेब तक तो सबको याद रहते हैं, ये वाले भूल जाते हैं। शाह आलम द्वितीय को अली गौहर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अली गौहर। अली गौहर के नाम से कौन जाना जाता है, शाह आलम द्वितीय। अकबर द्वितीय के समय राजा राम, आपने सुना होगा राजा राम का, सुना है, राजा राम मोहन राय, जिन्होंने सती प्रथा को बंद करवाया था, बंगाल वाले। राजा राम मोहन राय को या राम मोहन राय को राजा की उपाधि देने वाले व्यक्ति का नाम यही है, अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने अपने पेंशन विवाद को निपटाने के लिए लंदन में राम मोहन राय को भेजा था और इन्हें उपाधि राजा की मिली थी। तो उसने राम मोहन को राजा की उपाधि दी, राजा की उपाधि दी थी। किसने दी थी, अकबर द्वितीय ने। और अंतिम मुगल बादशाह को क्या कहते हैं, जफर। और ये कविता लिखने के शौकीन थे। बहादुर शाह द्वितीय, याद रखना, बहादुर शाह द्वितीय जफर के नाम से जाने जाते हैं, अंतिम मुगल बादशाह है। और इनका जो मकबरा है वो विदेश में है, रंगून में है। बाबर का भी विदेश में है और इनका भी है, नेपाल रंगून में इनका मकबरा है या इनकी कब्र है। अंतिम मुगल बादशाह कौन है, बहादुर शाह द्वितीय। शेरो शायरी लिखने का, इनकी शायरी हम पढ़ाएंगे जब इनके में आएंगे। दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की। ठीक है, बहुत अच्छी शानदार कहानियां हैं इनकी। और शेरो शायरियां कहने के शौकीन थे बहादुर शाह द्वितीय। अली गौहर जफर के नाम से जाने जाते, कविता लिखने के शौकीन थे, रंगून में इनका मकबरा है। तो दोस्तों, हम उत्तरवर्ती मुगलों से आपको शुरू करेंगे आधुनिक भारत को। कल कोशिश करेंगे अगले वीडियो में कि आपको 5 6 तक पूरा कवर कर दें, 6 मुगल। फिर दूसरे वीडियो, इनको हम 2 वीडियो में समाप्त करने का प्रयास करेंगे उत्तरवर्ती मुगलों को। ठीक है, तो चीजों को आपको समझे होंगे।
और जाने होंगे कि हम अब शुरू कर चुके हैं चीजें जो आपको जानना है, समझना है। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही। बहुत बहुत धन्यवाद।